जो कभी नहीं जाती वही है जाति। भाई, या तो पूरे देश को जातियों से मुक्त कर दीजिए, सबको ब्राह्मण बना दीजिए, सबको राजपूत बना दीजिए, सबको भूमिहार बना दीजिए, सबको एक ही जाति में रख दीजिए ना। हर कोई तो यही चाहता है, आरक्षण का टोटा ही खत्म हो जाएगा। और नहीं, अगर जातियों में बांट रहे हैं तो फिर जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार दीजिए। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ ओबीसी समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी रमेश साहू जी जुड़े हुए हैं। असल में रमेश जी बहुत गुस्से में, और अभी से नहीं, पिछले एक सप्ताह से गुस्से में। असल में ओबीसी आयोग जो होता है, पिछड़ा आयोग, उसकी टीम जो है वो रांची पहुंची हुई थी, और उस टीम के सामने रमेश साहू जी का गुस्सा सामने है। संभवतः झारखंड आंदोलन के बाद इतने गुस्से में रमेश साहू जी अभी हैं। उस समय उनके तेवर देखने को मिलते थे और अब ये तेवर देखने को मिल रहा है। खैर, मसला समझिए आप। एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन इनकी तरफ से लिखा गया है। जानकी प्रसाद यादव, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उनको ये संबोधित करते हुए लिखते हैं कि भाई, राज्य साल 2006 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सूडी जाती है, सूडी, सूडी, सोनिक जिसको कहते हैं मंडल, इसको पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए आयोग को एक आवेदन दिया गया था, जिसका अंतिम पत्राचार साल 2014-15 में जिलावार भ्रमण के लिए मिला था। इसके बाद इनके आवेदन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, और अगर कार्रवाई हुई है तो उसका जो नोटिफिकेशन सरकारी गैजेट में शामिल किया गया है, सभी दस्तावेजों की छाया प्रति औपचारिक तौर पर ये मांग रहे हैं, क्योंकि ये इनका अधिकार भी है। दूसरा, ये कहते हैं कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि झारखंड सरकार ने या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारे जाति से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए कब कब और किस पत्रांक के साथ पत्राचार किया है, उसकी भी छाया प्रति एक सप्ताह के अंदर दी जाए, जिसके लिए ये आभारी रहेंगे। असल में ये मसला सिर्फ सूडी समाज का नहीं है। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, देखिए इस लिस्ट को। इस लिस्ट में झारखंड की 36 जातियां हैं, और इन 36 जातियों से 36,000 नेता पूरे झारखंड में घूम रहे हैं। कोई तेली जाति के लिए जो है अधिकार मांग रहा है, कोई सूडी जाति के लिए विधानसभा में एससी का दर्जा मांग रहा है, कोई जो है वो मतलब सभाओं में भाषण दे रहा है कि इसको ऐसा कर देंगे, उसको वैसा कर देंगे। लेकिन ये तमाम चीजें मिलेंगी कैसे? ये मिलेंगी इन कागजों के द्वारा। इस कागजी कार्रवाई का जब जरूरत पड़ती है, जब सही में भीड़ दिखानी है, तो सब अपना आटा दाल पानी का कंबल चादर का जुगाड़ में लग जाते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपके द भारत मित्र। सर, आप जो है काफी आक्रोश में भी, ये लड़ाई सिर्फ सूडी जाति के लिए आप नहीं लड़ रहे, ये आपकी जो लड़ाई है पूरे 36 जो जातियां हैं झारखंड की, उन जातियों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, कागजी तौर पर लड़ रहे हो। नेता आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, भाषण दे दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। रमेश साहू 2006 से, जब पिछड़ा आयोग का गठन हुआ झारखंड बनने के बाद, तब से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको जवाब क्या सुनने को मिलता है कि भाई हमें तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, मतलब केंद्रीय जो पिछड़ा आयोग है उसको कुछ भी नहीं है। देखिए अभिषेक जी, दुर्भाग्य है कि मुझे 55-56 साल की उम्र में इतना एग्रेसिव होना पड़ा और ये करना पड़ा। इसके पीछे जो रीजन है ना, मैं जब आवेदन किया था तब मेरी उम्र शायद 26 या 30 रही होगी, युवा रहे होंगे। और यह सोच के हमने किया था, ये बात तो सिर्फ 36 जातियों की नहीं है, झारखंड राज्य में 135 जातियां हैं जो ओबीसी से आती हैं। सरकार ने वो 36 को चिन्हित किया और उसकी प्रक्रिया करके अति पिछड़ा में शामिल किया। तो मैं 136 जातियों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं वैश्य समाज का केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ, आंदोलनकारी समन्वय समिति के भी अध्यक्ष हूँ, ये अलग बात है। अब जहां वैश्य की बात आएगी या पिछड़ों की बात आएगी, तो मैं तो, मेरा डीएनए तो वही है, तो सबसे पहले मैं अपने डीएनए के लिए लड़ूंगा, और लड़ना भी चाहिए। तो अब जब मैं आवेदन किया था, यह सोच के किया था कि भाई अति पिछड़ा में शामिल कर देंगे तो मेरे को ये बेनिफिट मिलेंगे। मुझे 2006 से लेके 15 तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भ्रमण कर करके सारी जांच प्रक्रिया करने के बाद आपने इन 36 जातियों को आपने किया। झारखंड सरकार भी जैसे अब मुझे कहती है कि मैं 2020 में एक डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार को दिया कि भाई
इन 36 जातियों को हमने अपने राज्य में अति पिछड़ा में कर दिया और उनकी सारी बेनिफिट्स मैं उनको दे रहा हूँ, तो आप भी देश लेवल पे दीजिए। अब ये चिट्ठी यहाँ से भेजी गई कि नहीं भेजी गई, तो उनको मिली कि नहीं मिली, तो उस पे क्या हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसी पिछड़े जातियों के वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में कायम है, चला रही है, और यह भी कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं, जो इस सत्ता को चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, ये भी दोनों पिछड़ी जाति से इसी जाति से आते हैं। ये कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस जाति से आते हैं, और ये क्योंकि उनको इन जातियों का कोई दर्द नहीं है, इनको कहीं ना कहीं ठीक सिर्फ और सिर्फ ठगना और छलावा करना इनको सिर्फ आता है, इनकी कोई दर्द इनको समझ में नहीं आती है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर ये कहते हैं कि हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट बना के भेजा, जिसका मेरे पास कॉपी भी इन लोगों ने मुहैया कराया और मैंने उनको दिया, तो ये कहते हैं कि 2020 में अगर डॉक्यूमेंट उनको दिल्ली को भेजा, तो 2020 में भेजा, तो 2020 से लेकर के 24 तक 4 साल था। तो ये 4 साल में ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कहाँ सो रहा था, क्या कर रहा था ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, या वो पिछड़ा आयोग किस लिए बनाया गया है, अग्रणियों को नेता बनाने के लिए या किसके लिए? सरकार का इतनी टैक्स पेयरों का पैसा वहां खर्च होता है देश लेवल में, वो भ्रमण करते हैं, तो सिर्फ एसी का हवा खाने के लिए, ट्रेनों और प्लेनों में घूमने के लिए, किसके लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया? तो 2024 की भी चुनाव बीत गई, वहां भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 25 का जुलाई में आए गाहे बगाए रातों रात राज्य पिछड़ा आयोग को सूचना दिया गया कि केंद्रीय जो पिछड़ा आयोग है वो यहाँ मीटिंग करना चाहती है। हम लोगों को, चूंकि मैं आवेदन करता हूं, तो उनकी मजबूरी बनती है कि सूचना मुझे भी दे, तो मुझे भी ऐसी सूचना मिली कि भाई मोराबादी में जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं गया, और भी लोग जो वैश्य समाज से जो या पिछड़े समाज से जितने लोग थे वो सारे लोग गए, और सब लोगों से, हाँ आप ओबीसी में थे तो ये अति पिछड़ा में आपको मिल रहा है, ये सारा हम लोगों से उन्होंने जानकारी मांगी। उस वक्त भी हमने कहा कि बहुत देर हो गया है, आप इसको जितना जल्द से जल्द लागू कीजिए। वो चले गए। अब उस मीटिंग का क्या हुआ, उसकी मिनट्स बनी कि नहीं, उसकी नोटिफिकेशन हुई कि नहीं, यहाँ से कोई पत्राचार हुआ कि नहीं, ये कुछ भी नहीं पता चला। इस बीच में जो उनके अध्यक्ष थे वो उनका टाइम खत्म हो गया, तो वो चले गए। अभी साध्वी निरंजना ज्योति को अध्यक्ष बना के और भेजा गया। चूंकि 2 दिन पहले ही मोदी जी का पहला महिला आरक्षण बिल के आड़ में जो बिल उनका गिरा औंधे मुंह, अब उनको फिर से याद आने लगा कि जो पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, मेरे वोट बैंक तो वही हैं, तो उनको किसी भी हालत में नाराज नहीं करेंगे। ये जो आप वो जो सोचते हैं कि मैं पंडित और राजपूत और ब्राह्मण और कायस्थ के वोट से जीतता हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतने पढ़े लिखे लोग धूप में 3 घंटा करके वोटिंग करते हैं। अगर उनका वोट बैंक भी है ना, तो शायद 25 से 30% से ज्यादा वोट नहीं करते हैं। और मुस्लिम उनको वोट करता नहीं, क्रिश्चियन उनको वोट करता नहीं है, हरिजन उनको वोट करता नहीं, आदिवासी उनको वोट करता नहीं, तो फिर वोट उनको करता कौन है? वोट सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ओबीसी ही करता है। अभी उनको रातों रात बिल, एक पहली बिल गिरा तो अब ओबीसी सब नजर आने लगा उनको, और ओबीसी को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए समझ में आ रहा, और उनको कुछ नहीं करना। उनको कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, कैसे बरगलाया जा सकता है, इसके लिए वो तैयारी करते हैं। तो मैं उतना बेवकूफ भी नहीं हूं और मैं बरगला भी नहीं सकता हूं, और अब मेरी अब उम्र भी नहीं है। मेरे को जितना सीखना था मैं सीख लिया, जितना संविधान को पढ़ना था मैं कर लिया। इसीलिए मैं कोई किसी पार्टी और किसी का अध्यक्ष नहीं बन के, मैं सिर्फ और सिर्फ कागजों पे काम करता हूं। और कोई भी नियम कानून कैसे बनता है ये मुझे मालूम है, वो प्रक्रिया से बनता है, या ना कि कहीं वोटिंग करके या कहीं पे आप बोल देंगे कि भाई ये मंच पे कि हाँ मैं अध्यक्ष हूँ और मैं ये करा लूंगा तो हो जाएगा। या विधानसभा में कोई एमएलए अगर बोल देगा कि इस जाति को इसमें शामिल कर दीजिए, जैसे कोई बोल दिया कुर्मी को शामिल कर दीजिए हरिजन आदिवासी में, तो हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका हर चीज का आयोग बना हुआ और उसका प्रोसेस है, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। मैं प्रोसेस से ही 2006 से, क्या आप तो ऑफिशियली 2006 दिख रहा है, मैं 2003 से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ऑफिशियली फॉलो कर रहा हूँ, और सब चीज को मैं आगे कर रहा हूँ। तो ये मुद्दा था, तो मैंने उनको सवाल पूछा कि मैं इतने दिनों से जो आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा था, तब मेरी उम्र 30 वर्ष थी, मेरा बच्चा पैदा हुआ, 18 साल का हो गया, उसकी नौकरी के लिए उम्र हो गया, 18 साल के बाद उसका 35 साल भी हो गया, अब उसकी नौकरी की भी उम्र भी खत्म हो गई, मेरी तो उम्र खत्म हो गई, मेरे बच्चे का भी उम्र खत्म हो गई नौकरी का। अब मुझे आप
हरिजन में रखोगे कि आदिवासी में रखोगे कि पिछड़ा में रखोगे कि अति पिछड़ा में रखोगे, ये आप समझो ना, कि रखोगे कि नहीं रखोगे ये समझो ना। तो मैंने यही निरंजना ज्योति जो आई थी अध्यक्षता, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष हैं, मैंने उनको वही सवाल किया कि मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ मेरी वोट से मतलब है, मेरी वोट के लिए आपको भेजे हैं, किस लिए आपको भेजे हैं? जब मेरे को मेरे जीते जी अपने हक अधिकार नहीं दिया, मेरे बच्चों को नहीं मिला, तो अब कब देंगे और कब मिलेगा? इसलिए बेहतर होगा कि मैं अब यहीं पे आपको आत्मदाह करता हूं, और मेरे को आप लोग यहाँ से दिल्ली मत जाइए, यहाँ से शमशान घाट मुझे लेकर जाइए, मुझे जीने का और बहुत ज्यादा हक नहीं है। और नहीं तो कब देंगे उसका डेट हमको निर्धारित कीजिए, कितने दिन में मिलेगा। तो आप फुटबॉल का ऐसा बॉल खेल रहे हैं, आप बोलते हैं राज्य सरकार ने नहीं दिया, ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा इसलिए नहीं हुआ। राज्य सरकार बोलती है मैं ये भेजा हूं, उसके लिए जो पिछड़ा समाज का जो लोग है वो क्यों पिसाएगा, उसका क्या दोष है? तो इसको आप तय कीजिए, और आप तय करके मुझे बताइए कि मुझे कब अपना हक और अधिकार मिलेगा। अगर हक अधिकार आप नहीं दे सकते हो तो खारिज कर दीजिए। मैं लोगों को जाकर बताऊंगा कि राज्य में अगर 56% आबादी है तो 50% आबादी पिछड़ों का है, तो इन लोगों को वही दस्तावेज बना करके और वही ले लेकर मैं घुमा के दिखाऊंगा कि बीजेपी आपका आपके करारा तमाचा आपके मुंह पे कैसे मारा। देखिए, अभी तो आप करना भी नहीं चाहते हो और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हो, खारिज भी नहीं करना चाहते हो और आगे करना भी नहीं चाहते हो। अच्छा, जो लिस्ट में देख रहा हूँ, जी जब मैं इस लिस्ट को देखता हूँ, देखिए पहला नाम इसमें कुर्मी है। जी। अब कुर्मी अपने आप को अति पिछड़ा में शामिल ही नहीं करवाना चाहता, वो चाहता है कि हम तो वही एसटी में जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अब इसमें। बाकी आप देखिए, इसमें आप देखिए मगधा यानी गौड़, महाकुड़, गोप, ग्वाला, चंद्रवंशी, रवानी, हजाम, बारी, बागची, राजभट, शाह, फकीर, मदार, देवान, शेख, कुम्हार, कुंभकार, सोए, तिली, एकादश तिली, द्वादश तिली मतलब तेली जो होगा, बागल, खैरा, परगा, कुल्लू, गोराई, मड़ैया, सुड़ी, सुड़ी, ये जितने हैं असली हिंदू यही है। कहने का मतलब देखिए, दुर्भाग्य है अभिषेक जी कि ये अपने आप को असली हिंदू समझते हैं और धर्म का ठेकेदार भी समझते हैं और अपने आप को पंडित भी समझते हैं। लेकिन जो ये जिसको आप बोलते हैं ना, वो ये क्या बोलेंगे आप, जो मानसिकताएं जो लोगों का है, आप उनको ये शूद्र समझते हैं, ये अपने आप को पंडित समझते हैं, या अपने को हिंदू समझते हैं, अपने आप को हिंदू का ठेकेदार भी समझते हैं। लेकिन जो वर्णवादी व्यवस्था है इसमें उनको कहाँ रखा है? वही कह रहा है, इस वर्णवादी व्यवस्था में ये है, इनको ऐसे रखा गया कि यार सुबह सुबह खाली पेट देख लो तो पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। ये आज भी है। नहीं, देखिए अभी भी लोग पता नहीं घर से निकलते हैं और आप किसी तेली को देख लेंगे तो बोल देंगे कि अरे ये तो तेली को देख लिया, आज का मेरा दिन खराब हो जाएगा, अब दिन खराब हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ढुल्लू मातो सांसद बन जाते हैं, तो सुबह सुबह उठ करके जब तक 500 आदमी ढुल्लू मातो को जाकर पैर छू प्रणाम नहीं करते हैं, तब तक उनका दिनचर्या नहीं शुरू होता है। तो वहां पे ये अछूत खत्म हो जाती है। गांव में चले जाइए तो बोलेंगे कि दुसाध को देख लिए तो आज मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये सब चीजों में जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बांट के रखा है ना, और बांट के राजपाट चलाना चाहता है ना, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही मुद्दा है। इनको जो ये पिछड़े लोग हैं, इनको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई संविधान का जानकारी रखना चाहिए। उनकी जानकारी रखना छोड़ करके वो मंदिर में घंटी बजाने चले जाते हैं, रोड में जय श्री राम करने जाते हैं, उनकी महिला को माथे में कलश लेकर के और पूरे घुमाए जाते हैं। आप अभी तक किसी ब्राह्मण महिला, किसी राजपूत महिला पढ़ी लिखी को माथे में कलश लेकर के घूमते देखे हैं? किसी ऊंची जातियों को, लड़कों को रोड पे आंदोलन करते हुए, टायर जलाते हुए, जय श्री राम करते हुए देखे हैं? उनका बच्चा तो जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो बाहर में रहता है, वहीं से IAS IPS बन के आता है, वो आप पे फिर राज करता है। आपका अगर 85% अधिकार है, 85% आबादी है, हर जगह 85% दिखा दीजिए ना। शिक्षा में दिखा दीजिए, IAS में दिखा दीजिए, विधायक में दिखा दीजिए, पार्लियामेंट में दिखा दीजिए, वो कहाँ है? वहां तो फिर दिखता है 5-10% दिखता है। तो 5-10% दिखता है तो हमने, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैं वोट ही देने के लिए मैं बना हूं। मेरा वोट और आपका राज और आपका सरकार नहीं चलेगा। पहली बार मोदी जी का बिल गिरा है, वो जो लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे थे, पहली बार महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये 2 बिल कहीं ना कहीं वो उनका डिलिमिटेशन का बिल था और जाति जनगणना का बिल था। हम लोगों ने मांग किया है पहले जनगणना, जातीय जनगणना कीजिए, वो जनगणना कराना चाह रहे हैं, उसकी मांग हम लोगों ने किया है। वो मांग हमारा पहले पूरा कर दीजिए, मुझे ये पता चल जाए कि किस जाति के लोग कितने हैं, उसके बाद उस जाति के अंदर पहले व्यवस्था बनाइए,
उस जाति के अंदर आवेदन आई कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मेरी जाति 55% है तो 55% पहले रिजर्वेशन हमको दे लीजिए। अब 55% रिजर्वेशन हमको नहीं दीजिएगा, बोलिएगा महिला आरक्षण बिल लाएंगे। महिला आरक्षण बिल लाएंगे, किनके लिए लाएंगे? गोरे चमड़े वाले लोगों के लिए लाएंगे, पढ़े लिखे जो IAS IPS उनकी बीबियां के लिए लाएंगे, जो सांसद बने उनकी बीबियां के लिए लाएंगे। खेत में काम करने वाले, पंचायतों में काम करने वाले महिला को कौन आरक्षण देगा? तो ऐसा आरक्षण, महिला आरक्षण बिल लेकर के क्या करना है? महिला आरक्षण बिल लाने से पहले, अगर उसको सम्मान देना चाहते हैं देश में, तो लाने से पहले जाति आरक्षण कीजिए, पहले ओबीसी का आरक्षण कीजिए, उनका सीट सुनिश्चित कीजिए, उसका महिला आरक्षण लाइए। ये क्या है महिला आरक्षण? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस लड़ाई को जब आप लड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है ये। मतलब मैं एक बात जानता हूँ कि अगर इस लड़ाई को आप जीत भी गए तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये पूरे कौम को मिलने वाला है। लेकिन इस कौम से आपको कितना साथ मिलेगा? दुर्भाग्य है उसमें अभिषेक जी की बोले नहीं, ये जो कौम है ना, इसको बहुत भी कुछ नहीं चाहिए और अपने हक अधिकार के लड़ता भी नहीं है। सुबह उठता है, कोई ऑटो चलाने लगता है, कोई चाय का डबरी लगाने लगता है, कोई आप देखेंगे सब्जी बेचने लगता है, कोई बोलते हैं ऑटो कहीं पे दुकान खोल लेता है। इसको जो संविधान में इसको अधिकार जो दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इसके तरफ वो जानने भी कोशिश नहीं करता। अगर थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो हर चीज को पैसे से मैनेज करने की कोशिश करता है। तो यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य का कहीं ना कहीं बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी उठाती है और जातियों में और समुदाय में और इसमें बांटती है। अरे आप सीधे कर दो ना, अगर आरक्षण नहीं करने चाहते तो सारे लोगों को एक समान बना दो ना, देश में हटा दो आरक्षण का, नीचे कोई रहेगा ही नहीं रहेगा, बना दो, खत्म कर दो ना। क्या मतलब रखने का? देश आजाद हुए 74-75 साल हो गया। अदरवाइज अगर रखना चाहते हो तो सही मायने में करो, उसका जो हक अधिकार है तो वो तो आप देंगे नहीं। तो लोग जो हमारे जो लोग हैं ना, ये कहीं न कहीं इसमें बहुत ही पिछड़े लोग हैं। कुछ यादव समाज के जो लोग हैं वो आगे आकर के लड़ते हैं, चूंकि राजनीति में भी उनकी उत्थान है। कुछ कुर्मी समाज का लोग हैं, वो लोग भी थोड़े से आगे आकर लड़ते हैं। बाकी जो समाज का लोग हैं ना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो लड़ाई को लड़ना नहीं जानते, संविधान को पढ़ना नहीं जानते, किसी कागज पत्र को नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो जो लोग बातें बोलते हैं, सुनते हैं कानों में, वही करते हैं। उनको कहीं 4 घंटा समय अगर देने और दिलाने की बात होगी कि आयोग आया, चलिए 4 घंटा वहां रहेंगे, तो बोलेंगे अरे हमारा दुकान कौन खोलेगा, हमारा ऑटो कौन चलाएगा। इसी में उलझ के रह जाते हैं लोग। इसीलिए ये सबसे बड़ा परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, इस बात का मजमून यही है कि संविधान आपको बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों को जानना आपको है कि आपके अधिकार क्या है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चाबी निकाल लेती है, हम लोग डरने कांपने लगते हैं। घर पर पुलिस का चौकीदार आ जाता है तो हम लोग डरने लगते हैं, अरे पापा पुलिस आएगी लग, पुलिस आएगी लग, हम लोग करने लगते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि वो जनता के नौकर हैं, वो आपके सहयोग के लिए आए हैं। इस चीज को आपको समझना है। आपका जो अधिकार है उस अधिकार को आपको समझना, बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी। और जो आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, कम से कम उनकी बातों को सुनिए। आपको परखिए, खुद परखिए कि कौन आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा है, कौन आपके लिए बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा। पढ़िए, लिखिए, कागजी लड़ाई करिए। लंबी लंबी हाँक देने से, जन समूह में भीड़ जमे भीड़ों को संबोधित करने से आपका अधिकार नहीं मिलता। अधिकार मिलता है कागजी लड़ाई से। हर चीज का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानना बेहद जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं आपको हैं रमेश साहू जी, आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी जो है झारखंड में, उस आबादी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपके मन में कोई सवाल भी हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। हम रमेश जी तक आपके उन सवालों को जरूर लेकर के जाएंगे और हम अगले इंटरव्यू में कोशिश करेंगे उन सवालों के तमाम जवाब रमेश साहू जी से हम जरूर लें। नमस्कार, जोहार।